बहन दोस्तों, यदि आप सर्विंग जेसीओ या जवान हैं या अभी 1 जनवरी 2026 के बाद आप रिटायर्ड होने वाले जेसीओ या जवान हैं या आप पेंशनर हैं तो या आप जेसीओ या जवान हैं, तो तीनों के लिए आखिर 8वें वेतन आयोग में क्या फायदा होने वाला है और क्या क्या चीजें आपकी बदलेंगी जिससे आपको आर्थिक चीजें आपकी बढ़ेंगी, यानी जो मिलने वाले लाभ किस प्रकार के होंगे। और साथ ही मैं बात करूंगा कि एमओडी की तरफ से 8वां वेतन आयोग की अधिसूचना भले जारी न हो, लेकिन डीओपीटी को उन्होंने जो पॉइंट दिए हैं सारे पॉइंटों में क्या क्या फायदा होने वाला है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज दोस्तों संडे है, यानी यदि आप लेफ्टिनेंट हैं, सिपाही हैं, लेफ्टिनेंट हैं, हवलदार हैं और आगे आप जेसीओ हैं या सूबेदार मेजर हैं, इसके साथ एमएसीपी में क्या बदलाव हो सकता है। एमएसीपी में यानी आपको जो कैरियर प्रोग्रेशन का आर्थिक लाभ है, अभी आपको 8 और 16 24 का था, उसके लिए नया प्रावधान क्या रखा है, क्यों रखा है और क्यों है जरूरी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेना के जवान 90% सिपाही, लेफ्टिनेंट और नायक में रिटायर्ड होते हैं, 10% हवलदार में होते हैं, उसके बाद जो परसेंटेज है वो कम है, इसलिए एमएससीपी में भी बदलाव किया जाए। यानी एमएसपी से लगाकर एमएससीपी तक क्या क्या बदलाव की चीजें हैं, क्या क्या फायदे होने वाले हैं सर्विंग को, और जो पेंशन जाने वाले हैं या पेंशन 1 जनवरी 2026 से पहले आ चुके हैं, बिल्कुल इस बोर्ड पे समझाएंगे आपको लगे। और इसके साथ क्या फिटमेंट फैक्टर है जो आर्मी के एक ब्रिगेडियर साहब ने कैलकुलेट करके दिया था कि लगभग फिटमेंट फैक्टर जो पुरानी पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या हो सकता है। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं, बड़े आराम से बात करेंगे। जैसा आपके सामने 3 हेडिंग लिखी, सर्विंग जेसीओ वार, सर्विंग जेसीओ वार, उनको क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या चीजों के। उसके बाद यदि आप जनवरी 2026 के बाद पेंशन जा रहे हैं, जेसीओ जवान हैं, तो आपको कौन कौन सी चीजें बढ़ेंगी और कौन कौन सी चीजों को बढ़ने की संभावना है और क्या क्या हमारे एमओडी की तरफ से प्रपोजल भेजे गए, इसके साथ वही बात करें। यदि आप रिटायर्ड हैं पहले से, यानी अभी एग्जस्ट रिटायरमेंट है आज के दिन में, तो आपको इसका क्या फायदा मिलेगा। बाकी चीजों का सभी समझ रहे हैं, पे पेंशन बढ़ेगी, लेकिन सारी चीजों की कैलकुलेशन। उसके बाद एमएससीपी के नियमों में क्या बदलाव है और टेंटेटिव फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आराम से समझेंगे एक डिस्कशन के तरीके से। सर्विंग जेसीओ वार यानी आप समझ सकते हो, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है, भले इसकी घोषणा 27 में हो, 28 में हो, 29 में हो। यदि आप रिटायर 26 में हो जाते हो तो उसका कोरिजेंडम पीपीओ के अनुसार आपकी सारी चीजें बढ़ेंगी और पीछे का एरियर मिलेगा, ये बात सत्य है। तो आइए कौन कौन सी चीजें, आपकी बेसिक पे बढ़ेगी, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ेगी, क्लास पे बढ़ेगी, एक्स ग्रुप पे बढ़ेगी और एमएससीपी के हिसाब से बदलाव होगा। अलाउंसेस में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस बढ़ेगा, टीपीटी बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा, सीईए बढ़ेगा। और इनको बढ़ाने का प्रपोजल भी दे रखा है कि किस तरीके से बढ़ाओ, क्या तरीका होना चाहिए। यानी कि एक तो उन्होंने कहा है हार्डशिप अलाउंस को कैसे बढ़ाना है और उसके डॉक्यूमेंटेशन की भी बात की है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ पैसा आना चाहिए। अब मैं बेसिक पे किस पे निर्धारित करेगी, फिटमेंट फैक्टर के ऊपर, मिलिट्री सर्विस पे भी फिटमेंट फैक्टर के ऊपर, क्लास पे ये डिसाइड किया जाएगा, आपकी टोटल बेसिक पे बनती है। तो जैसा कि हमारे पास क्लास होता है 3 to 1, यानी ये सिपाही से हवलदार तक क्लासिफिकेशन उनके ट्रेड के हिसाब से होता है, उसका पैसा। एक्स ग्रुप पे अभी तक आपने एक्स ग्रुप को X1 X2 देखा होगा, 6200 भी देखा होगा, 3600 देखा होगा, इसमें बदलाव होगा। एमएससीपी का जो नया प्रपोजल है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये बदलाव होगा। अलाउंसेस में रिस्क एंड हार्डशिप, यानी उन्होंने कहा इसका प्रपोजल दिया है कि जो सीएपीएफ को मिलता है उस तरीके से हमें मिलना चाहिए, यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स को जो मिलता है उसके हिसाब से हमें मिलना चाहिए। टीपीटी यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका है जो है, इसमें आपके परसेंटेज जितनी बेसिक पे होगी उसके हिसाब से बदला होगा। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो कि अभी हम XYZ सिटी के हिसाब से लेते हैं, इसमें बदलाव होगा। और खासकर सीए के ऊपर तो बहुत बड़े बदलाव का प्रपोजल भी दिया है कि ये बेसिक सीए इतना होना चाहिए और अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं उसका परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा के दीजिए, और इसके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत न हो, यूनिट इसका पार्ट ऑर्डर कर दे और पार्ट ऑर्डर की प्रक्रिया से जितने डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिट हो वो यूनिट लेवल पे हो, ये नहीं कि पीओआर से कॉरेस्पॉन्डेंस करते करते साल 2 साल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी। अब आते हैं जनवरी 2026 के बाद पेंशन कैसे बढ़ेगी। अब बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर क्या होगा,
अब फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं तो 1.92 पे सबने लगभग आर्मी की तरफ से 1.91 लगा गया था, क्योंकि 60% डीए, ये तो डीए हमारा अभी 61% 61 के आसपास जाता है, तो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। और आर्मी के उन्होंने एक कैलकुलेशन किया था, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, किसी को चाहिए हमसे ले सकते हो, उन्होंने 1.91 किया था लगभग, जो अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो पुराना 7वें वेतन आयोग का था उसके हिसाब से इतना बनेगा। तो आप समझ सकते हो इसके हिसाब से अब मिलिट्री सर्विस पे को उन्होंने, आपने प्रपोजल देखा होगा कि जेसीओ जवान के लिए उन्होंने 18,000 जेसीओ के लिए 18,000 और जवानों के लिए 12,000 का प्रपोजल उन्होंने दिया है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस हैं। हमने सैनिक संगठनों से सीधी बात की है, आज भी बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं कि हमने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें हमने इसका जो लॉजिक सुझाया है वो इसके लॉजिक से थोड़ा अलग है, इसके लिए हम सेपरेट आपसे बात करेंगे। क्लास पे हमने आपको बता दी और एमएसपी का बता दिया। अब मैं बात करूंगा जनवरी 2026 के बाद पेंशन जाने वाले, यानी अभी जो सेवा में हैं और पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू है, लेकिन घोषणा 28 में हो सकती है, 29 में हो, लेकिन आपको पेंशन बेनिफिट में सीधा लाभ मिलेगा, यानी आपकी पेंशन बढ़ेगी, आपकी पेंशन बढ़ेगी 2026 के यानी बेसिक पे के हिसाब से। लीव इन कैश बढ़ेगा, लीव इन कैश जो 300 दिन से बढ़कर के 450 का प्रपोजल दिया है, एलटीसी आपकी 60 से 120 का दिया है। अब ये बढ़ना चाहिए। अब बढ़ने का लॉजिक उन्होंने सीधा दिया है कि भाई बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि एक सुबेदार पेंशन जाता है तो 300 दिन का लाभ तो मिलता है, लेकिन उसकी 500 दिन लीव इन कैश होती है, और या तो लीव को उसकी लीव इस तरीके से हो कि 1 साल के अंदर जब जमा हो गई तो उतनी बची हुई लीव को उसको काट दी जाए कि जाइए आप घर पे 3 महीने 4 महीने एंजॉय करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यानी आपको इसलिए 300 से 450 दिन फायदे की बात की, और एलटीसी जो आप 5 साल का लेते थे उसको 10 साल का किया, यानी 10 दिन की आप अपनी छुट्टी बेच सकते हो और उसकी नकदी आपके खाते में आएगी आपके पे के हिसाब से। दोस्तों अब ग्रेचुटी सीलिंग हाइट सबसे बड़ी बात है, ग्रेचुटी सीलिंग हाइट बढ़ेगी बिल्कुल सभी। अभी तक 20 लाख थी, जब डीए 50% हो गया तो 25 लाख हो गई, अब लगभग ज्यादा होगी, ज्यादा लगभग मेरे हिसाब से 35 लाख के ऊपर इसकी ग्रेचुटी सीलिंग होगी, क्योंकि जो ग्रेचुटी आपको मिलती है सरकार की तरफ से वो सरकार अपनी तरफ से एक पैसा देती है और उसका प्रावधान रहता है कि आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और डीए आप तीनों को मिलाइए और आपकी जो सर्विस है उसमें 5 साल जोड़ के मल्टीपल कीजिए, एक बेनिफिट मिलता है जो कि 33 साल तक एप्लीकेबल है। यानी यदि आपकी 28 साल सर्विस है तो 5 साल 33 साल का मिलेगा, 30 साल सर्विस है तब भी 33 साल का फायदा मिलेगा, 32 साल सर्विस है तब भी 33 साल का फायदा मिलेगा, 20 साल सर्विस है तो 25 साल का फायदा मिलेगा, 25 साल सर्विस है तो आपको 30 साल का फायदा मिलेगा। और इसके बारे में जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और कम्यूटेशन में फायदा मिलेगा जबरदस्त। अब कम्यूटेशन का इसमें पॉइंट आर्मी की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन जेसीएम स्टाफ साइड ने इसको कम करने के लिए, यानी जो 15 साल कम्यूटेशन की रिकवरी है उसको 12 साल में परिवर्तित करने के लिए अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो पॉइंट दिए, क्योंकि सभी के लिए कॉमन एप्लीकेबल है, इसलिए आर्मी ने इसको देना नहीं समझा, लेकिन यह हमारे को भी फायदा होगा। एजीआई एज पर इंटरेस्ट चलता है, फंड है आपके एज पर इंटरेस्ट चलते हैं, तो आपको पेंशनरी बेनिफिट ये होंगे, मंथली पेंशन है वो आपको फायदा होगा, और उसके साथ मिलने वाला लीव इन कैश में फायदा होगा, ग्रेचुटी में फायदा होगा, कम्यूटेशन में फायदा होगा। तो ये आपको बेनिफिट यदि 1 जनवरी 2026 से जा रहे हैं तो ज्यादा, यानी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा रिटायर्ड, जो पहले से रिटायर्ड हैं हमारे जैसे लोग हैं, यानी उनकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी। 1.92 भी हम लेके चलते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी। अब बेसिक पेंशन तो बढ़ेगी जो अभी है, लेकिन दूसरा लाभ क्या मिलेगा कि जो लोग सर्विंग हैं और ओआरओपी आपकी 2024 में मिलने वाली है, 2023 बेस ईयर होगा, 2029 में मिलने वाली है, 2028 बेस ईयर होगा, और जब तक 8वां वेतन आयोग का प्रारूप पूरी तरीके से लागू हो गया होगा और उसके हिसाब से आपको ओआरओपी 4 मिलेगा। ये सत्य बात है, कोई बोलते नहीं कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, जो चीजें हैं ये बिल्कुल पक्की है, नियम के अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, पॉलिसी है। तो आरओपी 4 में आपको 2028 के अकॉर्डिंग जो पे पेंशन है इसमें सुधार होगा और बहुत सारी अनोमली हैं वो आपकी ओवरकम होंगी, ये बात पक्की है। ध्यान रहे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने डाला नहीं, क्योंकि बड़े चालाक है। कॉमन फिटमेंट फैक्टर की मैं बात कहूंगा, जो कि कल मेरी बात हो रही थी कि अब कॉमन फिटमेंट फैक्टर ही चाहिए,
यानी कॉमन फिटमेंट फैक्टर पहले जेसीओ जवान का कितना था 2.57, फिर अफसर का 2.62 से स्टार्ट होता है, 2.68 जाता है। और इसी वजह से यानी जो जवान हैं उनकी कम बढ़ी, जेसीओ की कम बढ़ी, अधिकारियों की ऑलरेडी बढ़ी थी, उनको फिटमेंट फैक्टर भी बड़ा मिला। और इसी को लेकर रक्षा मंत्री जी से अक्टूबर 2024 में सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी उत्तराखंड से हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि बोला ओआरओपी में क्यों फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फैक्ट बताया इसका फैक्ट और अधिकारियों को ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए उन्होंने बोला हम इस बात को कंसीडर करेंगे। तो कॉमन फिटमेंट फैक्टर को पॉइंट को कभी हम छोड़ेंगे नहीं, ना भूलेंगे, और अगला जो चीज डिस्कशन है आपको पता चल जाएगा उसमें। अब इस तरीके से हमें फायदा होगा। उसके बाद जितने हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड से ग्रांट्स हैं, जो राज्य सैनिक बोर्ड की ग्रांट्स हैं जो हमें मिलती हैं, चाहे प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप की बात हो या दूसरे ग्रांट केएसबी से जाते हो, यानी उसके अंदर बहुत सारे ग्रांट हैं जो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ग्रांट हो, मैरिज डॉटर के हों, ऑर्फन चिल्ड्रन के हों, ये सारे ग्रांटों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी अकॉर्डिंग इसके, जैसे सीए बढ़ेगा या दूसरी चीजें बढ़ेंगी। तो दोस्तों ये आपको एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको फायदा। अब मैं एमएससीपी की बात करूंगा। एमएससीपी का प्रावधान प्रेजेंट में 8 साल के बाद नायक, 16 के बाद हवलदार और 24 के बाद नायक सूबेदार। अब इन्होंने प्रपोजल लिखा है, उन्होंने प्रपोजल दिया है कि सिपाही मैक्सिमम कितना सर्विस करता है 19 साल, नायक 22 से 24 साल सर्विस करता है, हवलदार 24 से 26 साल मैक्सिमम। अब उन्होंने कहा है जो 3 एमएसपी तो ले ही नहीं पाते, 3 एमएससीपी का प्रावधान है तो इसको तुम ले नहीं पाते कि 90% लोग सिपाही से नायक के बीच में चले जाते हैं। अब नायक को आप समझ सकते हो, तो उनके लिए प्रावधान है कि 2 ही एमएसपी ले पाते हैं। और हवलदार है वो 10% सेना के अंदर होते हैं, उनको हो सकता है हवलदार है उनको 3 एमएससीपी का लाभ लिया जाए। इसलिए उन्होंने सीधा क्या ब्रेक डाउन है उसको बदल दिया जाए, और बदलने के लिए उन्होंने उसको आपने देखा होगा कम किया हुआ है, 8 साल की जगह 6 साल, 12 साल और 18 साल किया है। 6, 12, 18 में परिवर्तित किया कि 6 साल के बाद आप नायक बनाइए, 12 के बाद हवलदार बनाइए और 18 के तो इस एमएसपी का फायदा है। क्योंकि अर्ली एज में सारे जवान और पेंशन जाते हैं, 90% सिपाही लेस नायक जाते हैं, उनको एमएससीपी 3 है जो कि 8 और 16 और 24 का प्रावधान है, उसमें वो लाभ ले नहीं पाते हैं। तो इसको आप कम कर सकते हो, और कम के लिए उन्होंने ये सुझाव सरकार के सामने रखे हैं। अभी मैं बात करूंगा फिटमेंट फैक्टर 1.92 को लेकर। जैसा कि उन्होंने डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला एग्जिस्टिंग है उसके हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, जो कि उसके अंदर कई चीजों का हवाला दिया, उससे उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो उस कैलकुलेशन से आपकी दोस्तों बेसिक पे बढ़ेगी, एमएसपी, क्लास और बाकी अलाउंसेस बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था एक वीडियो कि ओवरऑल चल क्या रहा है, कहां रहा है, यानी एमओडी आखिर क्या हमारे जेसीओ जवान की कितनी फिक्र कर रही है, यानी उसमें तो अफसर भी कंसीडर हैं, वो हमारी चीजों को लेके किस तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं, और एक्चुअली हमको चाहिए क्या वो हमने रखा। अब इसके ऊपर फैसला सरकार का है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कौन कौन से मुद्दों पर बात होगी, कौन कौन से मुद्दे स्वीकार होंगे, सरकार क्या चीज लागू करेगी, यह भविष्य की बात है। धन्यवाद।